बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या समझ में आ रहा है भाई नाम से, बैलेंस ऑफ पेमेंट? हाँ, हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है नाम से, बैलेंस ऑफ पेमेंट? अच्छा, एक चीज समझो जरा। आपको अगर किसी को 50,000 रुपीज देने हैं, आपको अगर किसी को 50,000 रुपीज देने हैं, आपने उसको 20,000 पे कर दिए, कितना बचा बैलेंस? बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना बचा? हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना? हाँ जी, यही तो होता है, और क्या होता है? बस श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं। हाँ जी, एक्चुअली में यही तो है, और क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि अगर आपको किसी को 50 देने हैं, आपने 20 दे दिए, तो बचे कितने? 30 बचे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट 30,000 है। लेकिन थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। ये बात करी किसने? ये बात करी हमने एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति मतलब कि भाई, जैसे सपोज करो राम है, राम को अगर देने हैं किसी को 50,000, ठीक है, और उसने दे दिए 20,000, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है? 30,000 बचा। लेकिन ये कहानी राम की नहीं है, ये कहानी बेटा देश की है। ठीक है, देश की कैसे? जैसे जब हम बिजनेस में जब हम बिजनेस में ये काम करते हैं, क्यों एक टाइम पे हम 31 मार्च को देखते हैं ना, क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे। 31 मार्च को क्रेडिटर्स देखते हैं कितने, किस किस को कितना पेमेंट देना है, इसको उतना देना है, उसको उतना देना है, उसको उतना देना है। ठीक है, पूरा वो देखते हैं। देश नहीं देखता क्या? देश भी देखता होगा। ठीक है, देश भी देखता है। अब इंडिया बैठे बैठे देख रहा है, जैसे जैसे सपोज करो इंडिया कैलकुलेट कर रहा है। क्या इंडिया कैलकुलेट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को 100 करोड़ देने, बैलेंस बचाए, अमेरिका को 500 करोड़ देने, जापान को 300 करोड़ देने, ऐसे करके सभी देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाल रहे हैं हम। सभी देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाल रहे हैं। क्यों देश नहीं निकालता हुआ कि नहीं दें? हैं, देना तो पड़ेगा ना, बिजनेस करना है तो इसलिए सभी देशों का निकालने बैठे। अच्छा, इतने सारे देश हैं, सबका बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालना चालू कर दिया। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाल के जो भी अमाउंट आया वो टोटल कर दिया। समझ रहे हो? जो काम बिजनेसमैन करते हैं वही काम यहाँ पे क्या एक देश ने किया, और अलग अलग देशों के साथ किया कि उस देश को इतना देना है, उस देश को इतना देना है, ऐसे देना है। तो एक स्टेटमेंट तैयार हो गई। जैसे गवर्नमेंट बजट का मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट अबाउट ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या रिसीट्स ऑफ पेमेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वही तो बजट की डेफिनेशन थी। ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है? स्टेटमेंट। भाई एक स्टेटमेंट ऐसा तैयार है कि भाई किस चीज को क्या क्या पे करना है, जैसे वो करना है। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसी करके एक स्टेटमेंट देश ने तैयार किया, किस किस को क्या देना है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। किस किस को क्या देना है, उत्कर्ष आ गया जो, है ना, किस किस को क्या दे रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का अपन ने एक ओवरऑल जो अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? बेसिक क्लियर हुआ? अच्छा, अब सपोज करो इसके 100 करोड़, उसको 500 करोड़, इसके 300 करोड़, ऐसे करते करते सभी देशों का निकाला तो ये आ गया जैसे 10,000 करोड़। छोटा मोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है? अच्छा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ बेटा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप अपने खर्चे जरूर लिखो। आप अपने खर्चे जरूर लिखा करो। मतलब जब आप जो अपने डेली रूटीन के खर्चे कर रहे हो ना, डेली रूटीन के खर्चे, कि आज टिक्की पी ली अपन ने, ठीक है, आज कोल्ड ड्रिंक पी ली अपन ने, ठीक है, और उसके बाद मोमोज भी थे, है ना, ये आप डेली के लिखना चालू करो। और लिटरली यू विल बी सरप्राइज, 6 महीने बाद आपको एहसास होगा कि ये क्या किया मैंने।
ठीक है, 17 आ गया है अभी, है ना। वो मेरा होता अगर ये ना होता तो। बात समझ रहे हो? मतलब लिटरली क्या है कि मतलब आईफोन आ गया ना 17 से कह रहा हूँ मैं, है ना। 17 में मुझे क्या आ गया हाँ जी, मतलब लिटरली आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार इतना ज़्यादा खर्चा। ठीक है। अच्छा, मैंने भी लिखना चालू किया तो फिर ज़्यादा सरप्राइज हुआ तो मैंने बंद कर दिया फिर लिखना लेकिन ये है कि लिटरली इट वाज सरप्राइजिंग कि यार इतना ज़्यादा खर्चा। अच्छा, तो ऐसी देश के साथ हुआ, ऐसी हमारे देश के साथ हुआ। क्या हुआ कि ये सबके लिखना चालू किए ऐसा ऐसे देने में किसी को दिखता नहीं है ना। अगर आपको देना ऐसे यार क्या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए के मोमोज ही तो खाए, ऐसा क्या बड़ा भारी काम हो गया। उसको 2 करोड़ ही तो देना, देश की जैसे बात हो ना, 100 करोड़ ही तो देने। लेकिन जब सब इकट्ठे करने बैठोगे, मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि सब इकट्ठे करने बैठोगे तो एक बड़ा अमाउंट आता है सामने। नहीं तो वैसे क्या लगा रहे 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक का फर्क पड़ना है ना, यही तो बात है। लेकिन जब इकट्ठा करने बैठते हैं तो बेटा एक बहुत सरप्राइजिंग अमाउंट आ जाता है। ऐसी देश के साथ हुआ। 1990 में हालत ख़राब हो गई थी, 1990 में हालत ख़राब हो गई थी। और ये तो समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन वो गड़बड़ जो चल रही है उसको कैसे क्या किया जाए, तो जब हिसाब किताब लगाने बैठे तो बेटा स्थिति ज़्यादा ख़राब दिखी। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके बाद से फिर जब खर्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर क्या होता है बेटा, जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर थोड़ी सी सख्ती होना चालू होती है। नहीं तो वैसे 20-20 रुपये 50-50 रुपये खर्च हो रहे तो कोई कष्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही खर्चे देखे ज़्यादा हो गए तो फिर सख्ती होना चालू हो जाती है, मम्मी पापा को मालूम पड़ जाए। ठीक है, फिर डांट पड़ना चालू हो जाएगी, ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो कि पंखा खुला छोड़ दिया, ठीक है, कि ये लाइट खुली छोड़ दी, छोटी छोटी चीज़ों पे क्यों खर्चा खर्चा कर दिया ये फालतू का, वो डांट पड़ना चालू हो जाएगी। ऐसी फिर हमारे देश के साथ भी हुआ। जब ये देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए, ये 100-100 200 करोड़ करते हुए। ठीक है, ज़्यादा खर्चे हो गए, इसलिए फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद खर्चे कंट्रोल करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इसी उसमें उन्होंने बोला दो तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे, दो तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या दो तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे? एक तो बेटा ट्रांजैक्शन जो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड है वो खर्चे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है वो खर्चे। खर्चे कितने तरीके के होते हैं बेटा? खर्चे दो तरीके के ही होते हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हो। खर्चे दो तरीके के ही होते हैं, या तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दूसरा आपके कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल मतलब या तो आप किसी असेट्स पे खर्चा कर रहे हो, किसी असेट्स पे खर्चा कर रहे हो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर आप किसी उस पर खर्चा कर रहे हो, नॉर्मली आपके डेली रूटीन के खर्चे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में। लेकिन यहाँ उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोला, यहाँ पे इसको करंट एक्सपेंडिचर या करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर। ये सब कहानी बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फेमा। फेमा कभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप कि वहाँ पे फेमा वगैरह में ये सब कहानी आपको पूरी मिलेगी कि ये क्या हुआ है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, तो बेटा जैसे ही खर्चे देखे ज़्यादा हो गए तो दो तरीके के खर्चे, तो खर्चों को दो पार्ट में बांट दिया। क्या बोला, एक तो खर्चे कौन से जो असेट्स से रिलेटेड हो, आप असेट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो, और दूसरा जो आपके नॉर्मल खर्चे हैं, क्या बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है, बाहर मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, कुछ नहीं तो घूमने जाना है, ठीक है, तमाम खर्चे होते हैं बाहर जाते हैं तो बेटा। अच्छा, यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, जैसे ये, और कोशिश करूँगा कि किससे कहानियों में अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी है, डॉलर वॉलर ये वो एक्सचेंज वैक्सचेंज तमाम जो बातें हैं, है ना। अपन कोशिश करेंगे कि उसको एक प्रकार से मतलब कवर किया जा सके, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये करंट हो गया और ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कोई समस्या? हाँ जी, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो खर्चे हुए, इसके बाद से फिर क्या हो गया बेटा, लिमिटेशन आ गई। जैसे आप पहले क्या होता था कि भाई मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जैसे डॉलर है, आप अगर अपना इलाज कराने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, आप अगर जैसे सोचो कि मैंने जैसे पूरे जीवन भर में कितने कमाए, मैं एक काम करता हूँ कि वो सारे के सारे पैसे
जो हैं वो डॉलर में कन्वर्ट करा लेता हूँ और मैं पूरा घूमने में खर्च कर दूँ। आप समझना कि बेटा वो जो डॉलर है वो डॉलर की रिक्वायरमेंट देश को भी है, क्योंकि जितना भी मतलब जैसे ऑयल खरीदना है हमें अरब कंट्रीज से, दुबई से अगर हमें ऑयल खरीदना है तो हम रुपए में तो खरीद नहीं सकते, इसी के ऊपर तमाम इशू चल रहे हैं, हम रुपए में नहीं खरीद सकते बेटा, वो डॉलर में खरीदने पड़ेंगे। तो अगर हमें दुबई से पेट्रोल और ये डीजल वगैरह खरीदने हैं ना तो हमें उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए डॉलर की जो आवश्यकता है वो हमारे देश को भी है बेटा, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि भाई मैं तो पूरा डॉलर इकट्ठे करके मैं मतलब खर्चा कर दूं, ये कर दूं, फिर रोक लगा दी गई। कैसे? जो अनाप शनाप फिजूल के खर्चे, ये कहानी कई कहानी मतलब जैसे इस प्रकार से जो मैंने आपको सुनाई है कि इस प्रकार से हुआ, तो बेटा ये कहानी का आप जो मोटिव वो समझें कि भाई जो खर्चे हो रहे हैं, खर्चे कंट्रोल करने थे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेंसेस छोटे छोटे खर्चे ज़्यादा हो गए बेटा, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसेस हो रहे थे इनको कंट्रोल किया गया, इसमें लिमिटेशन रखा लगा दी गई। अच्छा, कैपिटल अकाउंट को तो जैसा कि तैसा उन्होंने रखा, अगर आप बाहर से कोई एसेट्स खरीद के लेके आना चाहते हो, बाहर से कोई एसेट्स खरीद के लेके आना चाहते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बाहर से कंप्यूटर आया, बाहर से कंप्यूटर खरीदा जैसे, तो बाहर से कंप्यूटर आया तो बेटा हमने क्या किया, शुरुआत में कंप्यूटर आया तो लाख लाख 1.5 लाख की उसकी कॉस्ट थी, फिर हमने बाहर से कंप्यूटर लेके आया और चांदनी चौक वगैरह ही अपने दिल्ली वगैरह में ही पूरा उसके सब पुर्जे खोल खोल के खुद बनाना सीख लिया, कंप्यूटर कैसे बनाते हैं। तो इसलिए बाहर से कोई मशीन आती है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर से मशीन आती है तो गवर्नमेंट उसको आने देती है, ठीक है, कि आने दो मशीन, क्यों आएगी, फिर उसको खोल खाल के देखेंगे, हम भी सीखेंगे क्या कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, कॉपी पेस्ट तो अपन कर ही लेते हैं, है ना। तो क्या है, मशीन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चे जो है वो खर्चों को कंट्रोल करना है, तो इसलिए बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो दो तरीके से खर्चे किए गए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में फिर आगे जाके रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, मतलब आप, मैंने कभी पढ़े थे तो मुझे याद है कि $1 लाख तक रिस्ट्रिक्शंस थी, अब हो सकता है बढ़ गई होंगी, है ना, कि हाँ 2 लाख $5 लाख तक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। तो मतलब इस तरीके से क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना उसमें पूरा ये बताया गया है कि भाई ये इसका क्यों इसमें वो कर रखा हुआ है। अच्छा, करंट अकाउंट में क्या आ जाते हैं बेटा, करंट अकाउंट में जैसे मतलब आपकी सर्विसेज वगैरह हो गई, कुछ खर्चे सर्विसेज वगैरह के भी आ जाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इसी के ऊपर बता रखा हुआ है कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और किस तरीके से उसको वो करना है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हमें डॉलर की आवश्यकता है, देश को डॉलर की आवश्यकता है, तो डॉलर की आवश्यकता है तो फिर क्या होता है कि डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो डॉलर संभाल के रखने की कोशिश की गई। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूं कि बेटा 1990 में स्थिति ये थी कि 10 दिन का भी हमारे पास पैसा नहीं था कि देश 10 दिन भी चल जाता, क्यों, क्योंकि इतना डॉलर था ही नहीं हमारे पास, इतना डॉलर नहीं था हमारे पास कि हम पेट्रोल और डीजल खरीद के ला सकें, पेट्रोल और डीजल खरीद के ला सकें, इतना डॉलर ही नहीं था हमारे पास, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा पढ़वाया था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा देखा था अपन ने, कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया था, उससे पहले तो होता ही नहीं था ना, ठीक है, इतना एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ, उससे कहीं ना कहीं ये है कि डॉलर इकट्ठा होना चालू हुआ, तो फिर देश के हालात सुधरे, और जितना ज़्यादा डॉलर इकट्ठा होता जाएगा बेटा उतना ही वो होता चला जाता है। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि मतलब $1 40 का हो गया था, ये 2007-8 के आसपास की बात मान लेना, यार थोड़ा सा आगे पीछे की होगी, ठीक है, तो $1 40 का हो गया था, और उस वक्त लगभग हमारे पास 500-600 बिलियन डॉलर रिजर्व था, ठीक है, $500 बिलियन रिजर्व था, तो $1 40 का हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मतलब हमें अमेरिका में जैसे 2007 की वो आई थी ना, 2007 में अमेरिका में वो आई थी, मंदी आई थी, रिसेशन आना चालू हुआ था, तो हमने बहुत सारा डॉलर दोबारा से अमेरिका को दिया, तो डॉलर रेट 60 पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डॉलर के रेट भी डिटरमाइन होते हैं, यहाँ हमें डॉलर के रेट कैसे डिटरमाइन होते हैं वो भी पढ़ने हैं। चलिए जरा बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाल लें। पेज नंबर 38।
पेज नंबर 38। हाँ, ईच कंट्री एंटर्स इनटू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्रीज। क्या हुआ, नहीं लाए? नोट्स ही नहीं मिले? आखिरी चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो जल्दी नहीं मांग रहे? चलो, शेड्यूल में डाला था मैंने, जबकि इकोनॉमिक्स से बीओपी पढ़ेंगे। ईच कंट्री एंटर्स इनटू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, हर देश दूसरे देश के, अरे बोलो नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ दीज रिसीट्स एंड पेमेंट। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑफ अकाउंट ऑफ दीज रिसीट्स एंड पेमेंट। कितना रिसीट्स हुआ, कितना पेमेंट हुआ, उसका एक स्टेटमेंट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब मैं लिटरली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बच्चे कई बार मैंने सुना हुआ है, अरे सर बहुत टफ है, समझ नहीं आ रहा, बहुत टफ है, समझ नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि क्या टफ है उसमें। तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे ये नाम से बच्चे परेशान होते नजर आते हैं, ठीक है। ईच इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन बीओपी, बीओपी में क्या, तीन तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम मतलब जो दिखते हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, दिखा, सामान आते जाते, हाँ दिखा, ठीक है। तो विजिबल गुड्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, कोई यूट्यूब पे किसी ने गाना गा दिया, कौन है, कोई माइकल जैक्सन था एक टाइम पे, है ना, वो गाना वहाँ गाया, हमने यहाँ सुन लिया, कब इंडिया आया गाना दिखा, नहीं दिखा, तो इनविजिबल हो गए। सर्विसेज, सर्विसेज जैसे आजकल क्या होता है, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, कोई मामला उलझ गया ऑपरेशन में, डॉक्टर्स वगैरह तुरंत वीडियो कॉल कर लेते हैं अपने सीनियर डॉक्टर्स को, है ना, या कोई फॉरेन कंट्री के किसी एक्सपर्ट को कॉल कर लेते हैं, और वीडियो कॉल पे मैटर निबट जाता है, ठीक है। उसने सर्विसेज, सर्विसेज दे दी, और इधर से पेमेंट हो गया, है ना। इनविजिबल दिखा कुछ, इनविजिबल, ठीक है। इनविजिबल में क्या लिखा है, विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल में क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। दीज आर इनविजिबल obviously because services are not made of matter or material. Third point, capital transfer, capital receipts and capital payments, transfer of assets, जो assets के होते हैं वो। Balance of trade and balance of payment, balance of trade positive is determined considering only visible items of transaction। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, केवल विजिबल आइटम आते हैं। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट में किसकी बात हो रही है, पेमेंट में बात हो रही है बेटा पैसे देने की। ट्रेड मतलब व्यापार कितने का हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कितना बाकी है देना, पेमेंट कितना बाकी है। और ट्रेड में क्या हो रहा है, ट्रेड में व्यापार कितना हो रहा है ये देख रहे हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिटरमाइंड कंसीडरेबली ओनली विजिबल आइटम्स इन ट्रांजैक्शंस। इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। कोई समस्या? अच्छा, दो फिर अकाउंट दे रखे हैं, सेकंड पॉइंट में दे रखा हुआ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट,
करंट अकाउंट में क्या क्या, ये याद करने वाले कंटेंट है बेटा, याद करने वाला मैटर है ये। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आ जाते हैं, तीन, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या कहते हैं, जेड अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब क्या होता है, यूनिलेटरल एक तरफा, हाँ वन साइडेड, एक तरफा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। जैसे देशों में, मतलब नेपाल में भूकंप आया था, मोदी जी ने 10,000 करोड़ दिए थे। ठीक है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यूनिलेटरल। करेंट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलेटरल ट्रेड। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है, इज डेट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स all such transactions between residents of a country and rest of the world. Capital account is that account which records all such transaction between residents of a country. इसमें अंडरलाइन करो, चेंज इन असेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री एंड इट्स गवर्नमेंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट में बता रखा है एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज होता है। कहीं ऐसा पढ़ा था क्या, ऐसा कुछ? कहीं पढ़ा था क्या ऐसा? नहीं पढ़ा था ना, ये अच्छी खबर है। पढ़ा था क्या? कहाँ परेशान होते हो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। बजट में भी तो था, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। कैपिटल में क्या था, कैपिटल में वो था जिसमें असेट्स और लाइबिलिटीज चेंज होते हैं, है ना, असेट्स और लाइबिलिटीज चेंज होते हैं। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, components of capital account. Foreign investment, it has two subcomponents. First one is FDI. FDI नाम सुना है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अगर बाहर से कोई कंट्री अगर अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके, कोई बाहर से, है ना, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप, अच्छा जैसे रिलायंस है, रिलायंस बाहर जाके कोई फैक्ट्री खोलना चाहती है, टाटा है, टाटा ने वो किसको परचेस किया था, कौन, क्या नाम था उसका, कोई बाहर कंप, जैकवार को, हाँ, कोई बाहर अगर कोई कंपनी है उसको खरीद ले, उसके असेट्स खरीद ले, तो वो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से कोई कंपनी आके इंडिया में आके वो करे, एफडीआई। अच्छा, दो तरीके से खरीदा जा सकता है, ये आप बिजनेस में भी पढ़ोगे, दो तरीके से खरीदा जा सकता है।
एक खरीदा जा सकता है एफडीआई के थ्रू, असेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है, और दूसरा खरीदा जा सकता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे बिल गेट्स अगर इंडिया में आके कोई फैक्ट्री खरीदते हैं, उसको बोलेंगे एफडीआई। लेकिन बिल गेट्स इंडिया में आके अगर शेयर्स खरीदते हैं, उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? हाँ जी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो, परचेज ऑफ एन एसेट्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी कंट्रोल ओवर डेट एसेट्स। फिर आगे लोन दे रखा हुआ है। It has two components. Commercial borrowings refers to borrowing by a country. Borrowing by a country. कैपिटल में, हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा पहले। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरा लोन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लोन में दो तीन पार्ट, कमर्शियल बोरिंग, बोरोइंग्स, असिस्टेंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, करेंट अकाउंट में विजिबल आइटम, हाँ जी, एफडीआई। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो तरीके से होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके से होता है, करंट अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से। करंट अकाउंट में क्या क्या है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज नहीं होते, ठीक है। असेट्स में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट मतलब असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स में अगर हम बात करें तो असेट्स कौन से, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कोई अगर बाहर से पैसा आ रहा है ना, दो तरीके से आएगा, या तो वो आगे यहाँ पे फैक्ट्री खरीद ले, फैक्ट्री नहीं तो शेयर्स खरीद ले, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लोन यहाँ पे तीन तरीके के बता रखे हैं। एक तो आप लोन लो, जैसे श्रीलंका ने लिया लोन, कर्जे में चला गया देश, लोन की जरूरत पड़ी, जैसे पेट्रोल खरीदना है, अब देश के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, आईएमएफ से लोन ले लेंगे, ठीक है। डॉलर खत्म हो गया, अब क्या करोगे, तो आईएमएफ से लोन ले लोगे, समझ गए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट,
असिस्टेंस आता है। असिस्टेंस का मतलब मदद। जैसे मैंने बताया कि मोदी जी ने 10,000 करोड़ दिए नेपाल को, वो हुई मदद। मतलब बाहर से पैसा आएगा तो वो दो तरीके से आएगा मेनली। सबसे पहला कौन सा, अ, जैसे बोराइंग से लोन लोगे तो दो दो तरीके से मेनली, पहले तो कर्जा लोगे, दूसरा दूसरा असिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, तीसरा बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। इसमें बैंक एक दूसरे के जो फंड्स ट्रांसफर करती हैं वो चीज़ गिवन है। refers to transaction of external financial assets and liabilities of commercial bank and cooperative bank operating as authorized dealer in foreign exchange. These transactions include NRI deposit. क्लियर हुआ? एक चार्ट ये दिमाग में रखिएगा। फिर आगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट पेज पे ऑटोनोमस एंड एक्मोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस एंड एक्मोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस एंड एक्मोडेटिंग आइटम्स, नाम सुना है क्या? ऑटोनोमस, क्या सुना है? कहीं पढ़ा है क्या? कहाँ पे? हाँ जी, ऑटोनोमस। बोले बच्चे बेचारे हमारे। पहले वो मूवी आई थी ना गजनी, मैंने लगा ये कैसे हो गया, ऐसा कहाँ होता है। फिर बच्चों को देख के एहसास हुआ नहीं ऐसा होता है। बस ये है कि वो 10-15 मिनट में भूल जाता है वो बच्चा, हमारे 5 मिनट भूल जाते हैं। हाँ जी, चलो ऑटोनोमस आइटम। अच्छा, ऑटोनोमस वहाँ भी क्या था जब अपन ने पढ़ा कि ऑटोनोमस हमेशा हर जगह एक ही चीज़ है बेटा, सेल्फ डिपेंडेंट हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऑटोनोमस का सब वही क्राइटेरिया है। यहाँ भी वही है, तेरा टू सेट्स ऑफ आइटम ऑफ बीओपी, ऑटोनोमस एंड एक्मोडेटिंग। ऑटोनोमस क्या है? विच आर रिलेटेड टू सच ट्रांजेक्शन डिटरमाइंड बाई मोटिव ऑफ प्रॉफिट। मोटिव क्या है? प्रॉफिट। ऑटोनोमस उसका एग्जांपल दिया हुआ है एमएलबी कॉलेज, केआरजी कॉलेज का, है ना। ये खुद ही अपने आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, फीस अपने आप खुद ही लेते हैं वो। हाँ जी, विच आर नॉट कंडीशन बाई बीओपी स्टेटस ऑफ द कंट्री, विच आर नॉट मीन टू एस्टैब्लिश बीओपी आइडेंटिटी। वही एक्मोडेटिंग आइटम्स कौन से हैं? विच आर रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन एज आर डिटरमाइंड बाई मोटिव, जिसमें प्रॉफिट नहीं देखा जाता, मतलब गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन है ना, वो एक्मोडेटिंग आइटम्स हैं। अच्छा, आसान शब्दों में समझो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक तो प्राइवेट सेक्टर करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा तो वो ऑटोनोमस हो गया, वो अपने प्रॉफिट देखेगा। अब एक गवर्नमेंट करती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन अपने इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुई, अपने इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुई, और जैसी डेवलप हुई तो मोदी जी ने बोला लगाओ सबको वैक्सीनेशन करो। ठीक है, तो लोग वाग इंटरेस्टेड ही नहीं थे लगवाने के लिए। तो शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत में तो यही हुआ था ना कि वैक्सीनेशन तो बन के तैयार हो गई, कोई लगवाने को तैयार नहीं, तो मोदी जी ने दूसरे देशों में भेज दी। ठीक है, कि 10 लाख मेडिसिन वहाँ पहुँचा दी दूसरे देश को। ठीक है, पाकिस्तान में भी दे दी थी कि भाई तुम भी लगवा लो। मतलब बात समझ रहे हो? मतलब ये सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, चैरिटी में भी हो जाता है काम। ये तो मदद है भाई, महामारी फैली हुई है पूरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसमें चलो कुछ हमारी तरफ से मेडिसिन की मदद हो जाएगी। बात समझ गए? तो एक्मोडेटिंग गवर्नमेंट कर देती है ना। वैक्सीनेशन अपन ने बेटा कई देशों में, आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा हो, पर अपन ने, मतलब इंडिया ने, जैसी वैक्सीनेशन आ गया था इसका कोविड का, और कई देशों को अपन ने फ्री मेडिसिन दी हैं बेटा। आप उसको बेस्ट एग्जांपल से ले सकते हो एक्मोडेटिंग आइटम्स में। ऑटोनोमस तो ये है कि आप कोई भी
काम कर रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर काम करता है जब, ऑटोनोमस हो गया। अब पढ़ के देखो, एक्मोडेटिंग में देखो, विच आर नॉट रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन डिटरमाइंड बाई प्रोमोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसका मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाना। सेकंड, विच आर कंडीशन बाई बीओपी और नेगेटिव बीओपी, विच आर मीन टू एस्टैब्लिश बीओपी आइडेंटिटी। अच्छा, वो तो अपना इंडिया था, ठीक है, कि अपन ने चैरिटी कर दी कि हाँ भाई लगा लो, तुम भी इंजेक्शन लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीनेशन ले लो। कोई छोटा मोटा देश कर पाता क्या चैरिटी? अपने पड़ोसी मुल्क, ठीक है, चैरिटी वैरिटी की अपन उम्मीद कर सकते थे क्या? सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इसलिए ये जो वर्ड लिखा है ना, क्या, इट आर विच आर कंडीशन बाई बीओपी और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बीओपी। पॉजिटिव बीओपी नेगेटिव बीओपी से फर्क पड़ता है, मतलब देश घाटे में जा रहा है, अब घाटे में जा रहा है तो बेटा फिर कहाँ से वैक्सीनेशन होना है, समझ गए बात को? देश घाटे में जा रहा है तो वैक्सीनेशन कहाँ होना है, कुछ नहीं। क्लियर हुआ? ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग, ऑटोनोमस है वो प्रॉफिट के लिए है, एकोमोडेटिंग है, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। ऑटोनोमस में आपका बीओपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देश फायदे में नुकसान है, ऑटोनोमस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अपना काम करना है, प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता है, ठीक है। एकोमोडेटिंग में अगर बीओपी पॉजिटिव है नेगेटिव, फायदे में, देश फायदे में जा रहा है नुकसान में जा रहा है, इससे फर्क पड़ेगा एकोमोडेटिंग को, कोई समस्या? अच्छा, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब सब बराबर, डिसइक्विलिब्रियम मतलब कुछ भी बराबर नहीं है, मामला गड़बड़ आ गया, क्या घाटा, जैसे 1990 में हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में था, डिसइक्विलिब्रियम में मतलब, डिसइक्विलिब्रियम में मतलब घाटे में चले गए थे ना हम लोग। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, फायदा, प्रॉफिट और लॉस सब बराबर बराबर है। तो व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम? इट इज अ स्टेट ऑफ आइदर डेफिसिट और सरप्लस, या तो बीओपी में फायदा दिखे या फिर बीओपी में नुकसान दिखे। इक्विलिब्रियम इन बीओपी इज अचीव व्हेन नेट बैलेंस ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट इज जीरो। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब बीओपी जीरो होगा। हाँ जी, डिसइक्विलिब्रियम के तीन कारण होते हैं, सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर और तीसरा सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में बेटा जैसे अब तो खैर अपना इंडिया थोड़ा ऊपर बढ़ गया, आगे बढ़ गया थोड़ा, लेकिन क्या होता है कि मैंने आपको एडीएस भी पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था, वहाँ भी अपन इक्विलिब्रियम की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम मतलब जैसे इंग्लैंड में अब रोडें क्या बनेंगी, बात समझ रहे हो? ठीक है, अपने इंडिया में गुंजाइश है, तो इसलिए बेटा खर्चा इंडिया में ज़्यादा है, ये इकोनॉमिक फैक्टर है, रोडें बना रहे हैं, तमाम चीज़ें, डैम बन रहे हैं, ये हो रहा है, डेवलपमेंट खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा बिजनेस साइकिल, ये दो ऐसे कारण हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएंगे कि जिसकी वजह से बीओपी गड़बड़ हो जाता है। कैसा? यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और बिजनेस साइकिल बाय द गवर्नमेंट ओइंग टू विच देयर आर लार्ज स्केल इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम। ठीक है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाए तो इकोनॉमिक फैक्टर में गड़बड़ हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स, इम्पोर्ट सब्सिट्यूट हो जाएंगे तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगला है पॉलिटिकल फैक्टर्स, पीओपी बिगड़ने के पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स है? फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब जैसे नेपाल है, नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो बीओपी गड़बड़ हो गई होगा, अभी नेपाल में हो गया ना, मतलब सब आग लगा दी, आग लगाने से पहले सोचा ही नहीं, अब डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहे, सब आग लगा दी, अब पता पड़ा बर्थ सर्टिफिकेट जल गए सबके,
ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट चल गए, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे वहाँ पे, है ना। तो अब इस प्रकार से मतलब जिन जिन के जो डॉक्यूमेंट वगैरह हुआ करते थे सब हो गया नाटक, है ना। तो ये इनस्टेबिलिटी है, तो ऐसे में बीओपी गड़बड़ा जाएगा, ऐसे में बीओपी गड़बड़ा जाएगा। सेकेंड पॉइंट है पॉपुलिज्म पॉलिसीज of the government generally pursued on the election of eve. Huge cut of import duty may encourage import, because of which debit of the BOP increase. तीसरा है social factors, change in taste of preference, क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडिस, सोशल फैक्टर, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट कितना है, इससे भी बीओपी मामला गड़बड़ हो जाता है, बीओपी का मामला, है ना। तो बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम के कारण बता रखे हैं ये, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से बीओपी गड़बड़ होता है। इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, देश ज़्यादा खर्चा कर रहा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रखी है, इलेक्शन में खर्चा हो रहा है दुनिया भर का, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि सोसाइटी में कुछ टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस वो चल रहा है, ठीक है, तो सोशल फैक्टर है। क्रॉस बॉर्डर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सोशल फैक्टर्स हैं कि क्रॉस बॉर्डर से गड़बड़ हो रही है, तो अपने आसपास चलते ही रहते हैं क्रॉस बॉर्डर के गड़बड़ें, तो ये आ जाते हैं इसमें। क्लियर हुआ, इसको रीड करें, ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेन एक्सचेंज, पेज नंबर 32, हालांकि बीओपी के अंदर ये दोनों अलग, दोनों ही कंटेंट आते हैं, लेकिन हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। आज हमने बीओपी किया है, नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जरा अकाउंट्स निकाल लें, होंगे।